हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर को लेकर के। जी हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि आज हम लोगों का जो है ना लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है जनरल साइंस के विद्यार्थियों के लिए। और पीछे हमने 2 लेक्चर को कवर कर लिया है और उन दोनों लेक्चरों में हमने प्योर बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को कवर किया है। तो अगर आप उस लेक्चर को ना देखें तो प्लीज़ जाकर के उस लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि उन दोनों लेक्चरों में हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को बहुत ढंग से कवर किया है ना। अगर वहां से अगर एग्जाम में सवाल आते हैं तो आपका एग्जाम में सवाल छूटने के चांसेस नहीं है। तो प्लीज जाकर उसको जरूर देखिए और तब थर्ड लेक्चर देखिए, आपको अलग आनंद आएगा। ठीक है, बाकी अगर आप बायो के इंट्रोडक्शन जानते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है देखने को, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में देख लीजिएगा, है नहीं। चलिए, तो आज का जो हम लोग का लेक्चर रहने वाला है, आज हम एक नया चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार जानदार चैप्टर। और इस चैप्टर में बच्चों को अक्सर दिक्कत रहता है, उनको चीजें समझ में नहीं आती है ना। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको इस चैप्टर को बहुत सिंप्लीफाई, बहुत सिंपल करके पढ़ा दिया जाए, ताकि आप चीजों को भूले ना, आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को इस चैप्टर में कंफ्यूजन रह जाता है। तो आपके कंफ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में। बाकी आप ध्यान से देखिए, है ना, समझिए और उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, है ना, और चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग का लेक्चर रहने वाला है, आज हम लोग का, है ना, हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है जीवों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है बाबू? अगर वर्गीकरण के बारे में देखा जाए, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है जीव, तो समझ रहे हैं। जीव का मतलब जो भी सजीव है ना, बेसिकली, है ना। बहुत बहुत प्रकार के जीव है पृथ्वी पे, है ना, बहुत प्रकार के जीव हैं। तो जीव का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीजें हैं क्या, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? अगर वर्गीकरण को हम उठाएं, वर्गीकरण एक शब्द है, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बाबू बांटना। हम इस चैप्टर में बेसिकली देखेंगे जीवों को कैसे बांटा गया, जीवों को अलग अलग आधार पे हम लोग बांटना सीखेंगे इस चैप्टर में, है ना। हम लोग सीखेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने जीवों को अलग अलग समूह में क्लासिफाई किया, किस चीज को आधार बना के क्लासिफाई किया, कौन से समूह में कौन से जीवों को रखा गया, सारा चीज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आप लोग आराम से, इत्मीनान से देखिए, है कि नहीं बात। तो देखिए, वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, मतलब जीवों का वर्गीकरण का मतलब जीवों को बांटने के बारे में कुछ, है कि नहीं बात। तो एक सवाल आया कि सर जीवों को बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ा। बांटने का मतलब काट के बांटना नहीं, बांटने का मतलब है कि जीव मतलब पृथ्वी पे जितने भी प्रकार के जीव हैं उन सब जीवों को अलग अलग समूहों में बांटना। तो सवाल ये आया कि सर पृथ्वी पर जो जीव हैं उनको अलग अलग समूहों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ा, क्या जरूरत थी कि जीवों को अलग अलग समूहों में बांटा गया। तो भाई आप सुनिए, बात ऐसा है कि अभी तक अगर देखा जाए तो ज्ञात डाटा के अकॉर्डिंग, ज्ञात जानकारी के अनुसार, है ना, पृथ्वी पर लगभग 17 से 18 लाख प्रकार के जीव उपस्थित हैं। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 17 से 18 लाख। अगर इतने जीव हमारे घर के सामने खड़े हो जाएं तो अब मेरी निगाह जहां तक जाएगी वहां तक खाली जीव ही जीव, जीव ही जीव, अलग अलग प्रकार के जीव नजर आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? आप एक बात बताइए, अगर इन सारे जीवों को एक साथ रखा जाता तो क्या सबको एक साथ स्टडी करना संभव था? नहीं था। क्यों? क्योंकि सारे जीवों का लक्षण एक समान नहीं था, उनके अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं एक समान नहीं थी, उनका कोशिकीय संगठन एक समान नहीं था, उनका शारीरिक संगठन एक समान नहीं था, उनका पोषण का प्रकार एक समान था का नहीं था। तो सब जीवों में कुछ ना कुछ डिफरेंट था, कुछ कुछ सब जीवों में कुछ ना कुछ क्या थी, मतलब विभिन्नता थी, और कुछ ना कुछ क्या थी, समानता भी थी, है ना। तो जो जीवों में कुछ समानता पाया गया उसको एक वर्ग में रखा गया, और जो जीव में विभिन्नता पाया गया उसको अलग अलग वर्ग में रखा गया। सीखेंगे अपन ध्यान से। तो हमने अभी क्या बताया आप लोगों को, हमने बताया आप लोगों को बाबू कि अभी तक ज्ञात डाटा के अनुसार, है ना, अभी तक ज्ञात जानकारी के अनुसार पृथ्वी पर, अभी तक ज्ञात जानकारी के अनुसार, ज्ञात जानकारी के अनुसार
जानकारी के अनुसार पृथ्वी पर कुल 17 से 18 लाख 17 से 18 लाख प्रकार के जीव उपस्थित हैं। प्रकार के जीव पाए जाते हैं, लिख सकते हैं, पाए जाते हैं। अब एक बात बताइए, 17 से 18 लाख, यहां पे एक बात नोटिस कीजिए, कितना है? 17 से 18 लाख। ये छोटा अमाउंट तो नहीं है बाबू, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा है। तो इसको क्लासिफाई करने का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यह आया कि सर कैसे क्लासिफाई किया जीवों को, है ना? तो देखिए, सबसे पहली बार जो क्लासिफाई किया गया, सबसे पहला जो वर्गीकरण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, वो प्रस्तुत हुआ अवैज्ञानिक वर्गीकरण, नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अवैज्ञानिक मतलब उसको वैज्ञानिक तरीका से जीवों का वर्गीकरण नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि प्रथम बार जो वर्गीकरण किया गया, है ना, वो पहले के जमाने, पहले के जो मानव थे उनके द्वारा किया गया, और वे तो बुद्धिजीवी तो थे नहीं, है कि नहीं बात? क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे, वो गुफाओं में रहते थे, है ना। उनका उनका सिर्फ काम क्या था? सुबह उठना, शिकार करना, खाना और सो जाना, बस इतना ही काम था उनमें। लेकिन धीरे धीरे वे भी सब हुए, है ना, धीरे धीरे सभ्यता की ओर वो भी अग्रसर हुए, सब हुए। लेकिन क्या हुए, उन्होंने भी क्या किया, कुछ जीवों को देखा, कुछ जीवों से वो भी परिचित हुए। लेकिन उन्होंने जो सबसे पहली बार जो क्लासिफाई किया जीवों को, वो वैज्ञानिक तरीकों से नहीं किया, उन्होंने अपने उपयोग के अनुसार जीवों को क्लासिफाई किया। क्योंकि पहले क्या करते थे, जितने भी मानव थे वे अलग अलग चीजों को अलग अलग क्षेत्र के रूप में उपयोग करते। जैसे कुछ जो जीव थे उनको भोजन के रूप में उपयोग किया जाता था, कुछ जो जीव थे वे क्या करते थे, उसको अपने खोजी के रूप में, मतलब प्रोटेक्शन, मतलब कहने का मतलब सिक्योरिटी के रूप में उपयोग करते थे। कुछ जो जीव थे जिनको परिवहन के लिए उपयोग किया जाता था, एक स्थान से दूसरा स्थान कोई चीज को ले जाना है उसके लिए उपयोग किया जाता था। तो इन्होंने जो क्लासिफाई किया जीवों को, तो सबसे पहली बार जो क्लासिफिकेशन किया गया वो अवैज्ञानिक तरीका से किया गया, और वो बेसिकली किस पे आधारित था, तो उपयोग पर आधारित था, है ना। तो प्रथम वर्गीकरण जो किया गया, आराम से समझते चलिए, जीवों का प्रथम वर्गीकरण, जीवों का प्रथम वर्गीकरण जीवों का प्रथम वर्गीकरण, है ना, प्रथम वर्गीकरण अवैज्ञानिक रूप से किया गया, अवैज्ञानिक रूप से किया गया, वैज्ञानिक रूप से नहीं किया गया बाबू, अवैज्ञानिक। तो अवैज्ञानिक रूप से जब किया गया, तो इसमें इस वर्गीकरण का जो आधार बनाया गया, इस वर्गीकरण का जो आधार बनाया गया, इस कंडीशन में वर्गीकरण के आधार कुछ तो बनाया गया होगा। तो वर्गीकरण का जो आधार बना, वो बना होगा कुछ उपयोग, उपयोग को आधार बनाया गया या आवश्यकता को आधार बनाया गया। कैसे? जैसे अगर बात करें फर्स्ट जो बांटा गया, देखिए कोई भी मनुष्य को अपना जीवन यापन करने के लिए मेजर 3 चीज की आवश्यकता होती है, कपड़ा, रोटी और मकान, है ना। रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली बार जो उपयोग में आने वाली वस्तुओं को बांटा गया, तो सबसे पहला अगर बांटा गया तो वो बांटा गया खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ के रूप में आधार पर बांटा गया, खाद्य पदार्थ के रूप में, खाद्य पदार्थ, भोजन हो गया, ये है कि नहीं बात। अब खाद्य पदार्थ में जब बांटा गया जीवों को, तो क्या क्या, तो जो जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता था, जो भी चीज का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता था, उनको इसमें रख दिया गया, है ना। तो क्या क्या किस किस को रखा गया, आप खुद सोचिए कि खाद्य पदार्थ के रूप में किसको रखा जाएगा, बताइए किसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाएगा जी।
तो जितनी भी सब्जियां थी, सब्जियां जितनी भी है, सब्जियां का उपयोग लोग खाद्य पदार्थ के रूप में करता है ना, होगा। तो जितनी भी सब्जियां थी, सब्जियां को इसमें रखा गया कि सब्जियां का उपयोग किया जाएगा खाद्य पदार्थ के रूप में। इसके अलावा सब्जियां के अलावा किसको किया जाएगा, तो जितने भी अनाज थे, अनाज को रखा जाएगा यहाँ पे, है ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीजें थी, हाँ तो और भी क्या, मीट मछली के लिए, मीट के लिए किसको, चिकन को रखा गया। तो जो चिकन है इसको भी इस वर्ग में रखा गया, चिकन को। अच्छा, चिकन के अलावा, चिकन मतलब मुर्गियां वगैरह जो भी है उसको रखा गया इस वर्ग में। और इसके अलावा और किसको रखा गया, तो भाई मांस के लिए और इसमें बकरी को रख दिया गया, बकरी को रखा गया। इसके अलावा खाद्य पदार्थ के और क्या होता है मेरा, दूध, दूध दूध होता है ना, तो दूध हमको किससे प्राप्त होता है, तो गाय से प्राप्त होता है जी, तो गाय को इसमें रख दिया गया, है ना। इसके अलावा खाद्य पदार्थ के रूप में क्या 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 उपयोग होता है जी, तो अंडा उपयोग होता है, और अंडा किससे मिलता है जी, मुर्गियों से, तो मुर्गियों को इसमें रखा गया। समझ में आ रहा है चीजें। तो इस प्रकार से क्लासिफाई किया गया, है ना, खाद्य पदार्थ के आधार पर। और ये जो वर्गीकरण था नॉन साइंटिफिक था, वैज्ञानिक तरीका से नहीं किया जा रहा है ये वर्गीकरण, ये किया जा रहा है सिंपल उपयोग के आधार पर, कि जो चीजें एक उपयोग में आ रही थी उसको एक कैटेगरी में रखा गया, और जो चीजें दूसरे उपयोग में आ रही थी उसको दूसरे कैटेगरी में रखा। जैसे सेकंड अगर बात करें हम बाबू, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड जो क्लासिफाई किया गया, सेकंड रोटी तो हो गया, खाद हो गया, फिर कपड़ा, कपड़ा मतलब कपड़ा के लिए अगर बात करें, है ना, कपड़ा के लिए अगर बात करें बेसिकली, या वस्त्र के लिए, तो कपड़ा या फिर इसको लिख लिए वस्त्र लिख सकते हैं। तो कपड़ा या वस्त्र के लिए किसको कैसे क्लासिफाई किया गया, तो जिन 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 चीजों से वस्त्र तैयार किया जाता था उसको एक कैटेगरी में रखा। अब बताइए वस्त्र किससे मिलेगा, किससे बनेगा वस्त्र, फाइबर से बनेगा जी, फाइबर का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाएगा, है कि नहीं यार। तो फाइबर को रखा गया इसमें। फाइबर के अलावे और किसका उपयोग किया जाएगा, तो भाई जो रुई होता है, कॉटन होता है, उसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो रेशम होगा उसका उपयोग किया जाएगा। तो इन सब चीजों को एक कैटेगरी में रखा, क्योंकि सबका उपयोग वस्त्र बनाने में हो रहा था, है कि नहीं बात। अच्छा, और क्या था, उसके बाद आवास, आवास मतलब घर, घर वगैरह, है ना। तो आवास के मतलब, आवास के लिए अगर देखा जाए, आवास के लिए अगर देखा जाए, घर के लिए देखा जाए, तो इसमें किसको रखा जी, तो इसमें वैसे देखिए पहले के जो घर बनाया जाता था, पहले के मानव जो घर भी बनाते थे वो लकड़ियों से बनाते थे। तो एक बात बताइए, जो भी घर बनाया जाएगा कमजोर लकड़ियां से तो नहीं बनाया जाएगा, कुछ मजबूत लकड़ियां होनी चाहिए, है ना। तो जितने भी मजबूत लकड़ियां थी जैसे शीशम, सागवान वगैरह, सबको यहाँ रख दिया गया, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली किसको रखा गया, लकड़ियों के रखा गया, ठीक है ना, लकड़ियों, सॉरी एक मिनट, किसको रखा गया इसमें, तो जितने भी लकड़ियां थी, लकड़ियां थी, तो लकड़ियां को यहाँ रख दिया गया। और कौन लकड़ियां, मजबूत होना चाहिए लकड़ी, ये लकड़ी कैसा होना चाहिए जी, मजबूत, है ना। जो भी मजबूत लकड़ियां थी, मजबूत लकड़ियां थी, सबको यहाँ पे रखा गया। क्लियर है, इनका अलग था यहाँ पे क्लासिफिकेशन, है ना। इसके अलावा सिक्योरिटी, क्योंकि देखिए जैसे मानो जैसे जैसे मतलब कहीं पे रहना शुरू किया, सभ्य होना शुरू किया, तो एक बात बताइए, आज जितनी पॉपुलेशन है पहले उतना पॉपुलेशन थोड़ी था, पहले कम था। कहीं पे जो लोग रहते थे, कहीं पे एक आधा घर बना लिए कहीं पे, और वहां पे अब निवास करना शुरू कर दिए। तो पहले के डेट में जो मानव निवास करते थे, कहीं पे घर बना लिए, कहीं पे निवास करना शुरू कर दिया, तो उनको सिक्योरिटी चाहिए। अभी तो लोगों को रख लिया जाता है सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, लेकिन पहले कौन, तो पहले जो था ना, सिक्योरिटी के रूप में ज्यादातर कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, अभी भी कुत्ता का इस्तेमाल किया जाता है, और कुत्ता बहुत वफादार जानवर है। आप उसको एक रोटी दीजिए, एक रोटी में जो आपको मतलब जो सेवा देगा ना, वो क्या ही देगा कोई, है कि नहीं बात। तो सिक्योरिटी मतलब, सिक्योरिटी करने का मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वे लोग किसको रखते थे, अगर सुरक्षा के लिए देखा जाए, सुरक्षा के लिए किसको रखा जाता था, तो सुरक्षा को इसमें रखते थे कुत्ते को। तो कुत्ता को अलग कैटेगरी में रखा, है ना, क्योंकि प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है, कुत्ता को रखा। अच्छा, इसके अलावा, इसके अलावा परिवहन के लिए भी कुछ कुछ चीजें उपयोग आती थी उनका। परिवहन मतलब अगर किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो परिवहन के लिए भी, परिवहन के लिए भी उसका प्रयोग करते थे। तो पहले आप लोग सुने होंगे घोड़ा गाड़ी होता था, बैलगाड़ी होता था, है ना।
तो उस सब चीजों से मतलब घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी वगैरह उस सबको तांगा बोलते हैं बेसिकली। तो तांगा से है ना, घोड़ा गाड़ी को क्या बोलते हैं, तांगा बोलते हैं। आज के डेट में भी तांगा चलता है कहीं कहीं पे। तो क्या होता है वहाँ उसके द्वारा अभी लोग भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। इसके अलावा कुछ सामान को भी पहले के डेट में ले जाया जाता था। तो परिवहन में जो उपयोग होते थे चीजें होती थी चीजें, तो परिवहन में क्या बैल को उपयोग में लाया जाता था, है ना। बैल द्वारा है ना बैलगाड़ी बनता था, फिर घोड़ा को उपयोग में लाया जाता था। किसको लाया जाता, घोड़ा को लाया जाता था। इसके अलावा है ना, उसके बाद अलावा लाता जाता सांड को लाया जाता था। सांड जो होता है ना, इन सब चीजों को उपयोग में परिवहन के रूप में लाया जाता था। तो ये सब अलग कैटेगरी में रखा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो भी क्लासिफिकेशन किया गया, जो भी वर्गीकरण किया गया, तो क्या वैज्ञानिक है? नहीं, ये तो सिर्फ उपयोग के आधार पर कर दिया गया, नॉन साइंटिफिक है, वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है। और जाहिर सी बात है अगर ये वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है तो ये सही भी नहीं है, क्योंकि उपयोग के आधार पर किया गया है। आप खुद ही देखिए ना, यहाँ पे पादप को जंतु को एक साथ रख दिया है ना, नहीं रख दिया एक साथ। यहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें सबको एक साथ में ही रख दिया गया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये सही नहीं था। यहाँ पे बहुत सारी जीवों को नहीं रखा गया, क्योंकि आज पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव हैं। 17 से 18 लाख प्रकार के जीव उपस्थित है पृथ्वी पे। बहुत सारे जीव है, ना तो इसमें आए, ना इसमें आए, न किसी में नहीं आए। तो उनका तो नहीं हुआ ना क्लासिफिकेशन, फिर नहीं हो पाया। तो फिर वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन का जरूरत पड़ा, क्योंकि जो वर्गीकरण किया गया, जो वर्गीकरण था ये सही नहीं था। तो फिर वैज्ञानिक वर्गीकरण का आवश्यकता पड़ा। और वैज्ञानिक वर्गीकरण को सबसे पहले जो लेकर उपस्थित हुए हमारे है ना जीव विज्ञान के जनक अरस्तु साहब। अरस्तु साहब ने ही जीवों का पहली बार वैज्ञानिक रूप से क्या किया, वर्गीकरण किया। तो जीवों का पहला या जीवों के पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण, यहाँ पे एक चीज लिखते हैं कि जीवों का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण जीवों का पहला या जीवों का पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा दिया गया, या अरस्तु के द्वारा किया गया, ठीक है ना। क्यों ना करें भाई, आखिर में जीव विज्ञान के पिता हैं, है कि नहीं बात। तो पहली बार जो वैज्ञानिक वर्गीकरण, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया, अरस्तु के द्वारा किया गया, अरस्तु साहब के द्वारा किया गया। कैसे किए सुनिए। अरस्तु साहब जो थे, समझते चलिए आराम से। अरस्तु साहब थे, उन्होंने क्या किया, जीवों को मेजर 2 कैटेगरी में बांट दिया। आप खुद देखिए ना, अगर आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको 2 ही प्रकार के जीव दिखेंगे। एक कुछ जीव वैसे दिखेंगे जो पादप होंगे, पेड़ पौधे हैं ना, वनस्पति वगैरह, और कुछ जीव वैसे हैं जो इधर उधर घूमते फिरते दिखेंगे, जो जंतु के कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम लोग भी जानवर के कैटेगरी में आते हैं, हम लोग को तो 2 है ना। तो जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं 2 जीव तो हमको एकदम कॉमन दिखाई देता है ना। तो अरस्तु साहब मेजर यही दोनों मतलब जीवों को यही 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिए, यही 2 वर्ग में बांट दिए। एक को बोले जंतु और एक को बोले पादप। सिंपल बात, ज्यादा कुछ लॉजिक मतलब लंबा चौड़ा नहीं। तो जो अरस्तु साहब ने जीवों का जो वर्गीकरण किया, जो जीवों को अरस्तु साहब ने जो जीवों को बांटा, है ना। हम सबसे पहला किसके पढ़ रहे हैं, अरस्तु का, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं अपन, यहाँ पढ़ रहे हैं अपन अरस्तु का वर्गीकरण। अरस्तु के अनुसार जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, है ना, अरस्तु के अनुसार अपन देख रहे हैं। सही है जी, बिल्कुल।
तो अरस्तु के अनुसार अगर जीवों का वर्गीकरण देखें तो मान लीजिए आपके पास कोई जीव है ना, तो अरस्तु साहब ने बेसिकली क्या किया, अगर आपके पास कोई भी जीव है तो इस जीव को उन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया, सिंपल। क्योंकि हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमको दो ही प्रकार के जीव दिखाई पड़ते हैं, है ना जी, दो ही प्रकार के जीव दिखाई पड़ते हैं। तो अरस्तु साहब ने, है ना, क्या किया, जीवों को दो कैटेगरी में बांट दिया, सिंपल। कुछ जीव वैसे होते हैं, कुछ जीव वैसे होते हैं जो हमको, है ना, जो क्या होते हैं, जो पादप के कैटेगरी में होते हैं, है ना, और कुछ जीव वैसे थे जो जंतु के कैटेगरी में थे। तो बेसिकली इन्होंने दो वर्गों में क्लासिफाई किया, एक को बोला पादप, पादप, और एक को बोला जंतु, बस सिंपल। और जितना भी वर्ग हम लोग पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे आगे, सब जगह ये दोनों जीव कांस्टेंट रहे हैं, सब जगह ये दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पादप और जंतु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्लियर है जी। अब देखिए पादप को भी अगर देखिएगा आप लोग तो पादप भी क्या होंगे, अगर आप अपने घर से बाहर निकले और पादप को भी देखिएगा तो आपको कई तरह के पादप दिखेंगे। कुछ पादप वैसे दिखेंगे जो काफी बड़े बड़े रहेंगे, कुछ पादप वैसे देंगे जो छोटे छोटे रहेंगे, कुछ पादप वैसे देंगे जो बहुत छोटे रहेंगे जिसमें लकड़ियां ही नहीं होगी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, अरस्तु साहब ने क्या किया, आकारिकी लक्षण के आधार पर पादप को भी बांट दिया। किसके आधार पर, उन्होंने क्या किया, अरस्तु साहब ने क्या किया, किसके आधार पर, सामान्य आकारिकी लक्षण के आधार पर, समान आकारिकी लक्षण, लक्षण के आधार पर, समान आकार की लक्षण के आधार पर पादप को इन्होंने तीन कैटेगरी में बांट दिया। क्या कैटेगरी में बांट दिया बाबू, तीन कैटेगरी में, ध्यान से समझिए। क्या क्या बांटा, सबसे पहला जो बनाया उन्होंने, सबसे पहला बोला जो पादप बहुत बड़े बड़े थे, है ना, जो पादप क्या थे, बड़े बड़े थे, उन्हें इन्होंने क्या बोला, उनको इन्होंने बोला वृक्ष, वृक्ष, जो पादप बड़े बड़े थे, है ना। जो पादप छोटे छोटे थे उनको इन्होंने बोला झाड़ी, क्या बोला, झाड़ी। और जो पादप बहुत छोटे थे जिनमें लकड़ियां नहीं थी, है ना, उनको इन्होंने बोला साख। तो अरस्तु साहब जी ने पादप को आकार की, मतलब आकार के आधार पर, आकार के आधार पर तीन कैटेगरी में बांट दिया। जो बड़े बड़े पादप थे, है ना, देखते हैं आप लोग आम का पेड़, नींबू का बड़ा बड़ा पेड़ दिखते हैं आप लोग, तो जो बड़े बड़े पादप थे उनको इन्होंने वृक्ष बोला। जो छोटे छोटे पादप थे, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, उनको इन्होंने झाड़ी बोला। और जो बहुत छोटे थे जिनमें लकड़ियां नहीं थी उनको इन्होंने साक बोला। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा क्या जंतु को भी बांटे, हाँ, इन्होंने जंतु को भी क्लासिफाई किया। तो जंतु को किसके आधार पर बांटे, तो इन्होंने जंतु का वर्गीकरण जो आगे किया वो किसके आधार पर किया भाई, तो आरबीसी की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, आरबीसी की उपस्थिति आरबीसी की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, अनुपस्थिति के आधार पर। तो आरबीसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कौन, अरस्तु साहब ने किसको, जंतुओं को दो कैटेगरी में बांटा। क्या कैटेगरी में बांटा भाई, दो कैटेगरी में। कौन कौन सा था समझते हैं। इन्होंने इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, बांट दिया। ठीक है, क्या क्या था समझते हैं, दोनों को आराम से समझते हैं, कोई जल्दी बाहर नहीं है। तो पहला जो था जिसमें आरबीसी उपस्थित था, पहला जो था जिसमें क्या था, आरबीसी उपस्थित, जैसे हम लोग जिसमें हम लोग में आरबीसी उपस्थित है, रेड ब्लड सेल है, हम लोग में लाल रक्त है कि नहीं है, तो जिसमें लाल रक्त उपस्थित था उसको इन्होंने बोला इनाइमा, इनाइमा।
इनाइमा, ठीक है। और जिसमें है ना इनाइमा कौन है, तो जिसमें आरबीसी उपस्थित था। इसमें क्या है, इनाइमा में क्या है, इसमें आरबीसी है उपस्थित। इसमें आरबीसी जो है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल, एक मिनट, इनाइमा जो है, इनाइमा में आपका आरबीसी है, इसमें उपस्थित है आरबीसी। आरबीसी जो है ना इसमें है, यस प्रेजेंट है इसमें, ठीक है ना। और दूसरा जो कैटेगरी बना है ना जिसमें आरबीसी उपस्थित नहीं था, उसको इन्होंने बोला एनाइमा। एनाइमा, एनाइमा में क्या था, एनाइमा में आरबीसी उपस्थित नहीं था, है ना। तो जिसमें आरबीसी उपस्थित नहीं होता है रेड ब्लड सेल, उसको बोलेंगे एनाइमा। इसमें क्या है, आरबीसी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल बताइए, जैसे हम लोग के बारे में बात करें तो हम लोग में आरबीसी है, तभी तो हम अगर हमारा शरीर कहीं से कट फट जाए तो वहां से लाल रक्त निकलना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग में क्या है, हम लोग में आरबीसी है। लेकिन वही कॉकरोच देखिए, कॉकरोच को अगर लीजिएगा, उसको अगर मारिएगा तो उसके अंदर से लाल ब्लड नहीं निकलेगा, तो उसमें आरबीसी नहीं है। आरबीसी नहीं है तो उसको कौन कैटेगरी में रखेंगे, कौन कैटेगरी में, एनाइमा में। और हम लोग में कोच में रहेंगे इनाइमा में। लेकिन अगर आपसे हम पूछे कि क्या जो अरस्तु साहब जो वर्गीकरण के जो क्लासिफिकेशन किए, क्या ये वर्गीकरण सही था, बताइए। नहीं, ये भी वर्गीकरण सही नहीं था। क्यों सही नहीं था, उसका कारण है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे वैसे जीव थे जो यहाँ पे नहीं आए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पादप को उन्होंने रख दिए, वृक्ष झाड़ी और शाक को तो रख दिए, लेकिन कुछ पादप मतलब यहाँ पे कुछ पादप वैसे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं। जैसे अगर बात करें कवक का बात करें तो कवक एक पादप है ना, जो कि परपोषी होता है। तो यहाँ पे स्वपोषी परपोषी को एक साथ हम निपटा दिए, एक कोशिकीय बहुकोशिकीयों को एक साथ निपटा दिए, है ना, सबको एक साथ रख दिए। यहाँ पर वही लफड़ा हो गया, यहाँ पे पूरा जंतु को एक कैटेगरी में रखा गया, जिसमें आरबीसी है उसको इनाइमा, और जिसमें जिसमें आरबीसी नहीं है उसको एनाइमा। एक बात बताइए, बहुत सारे वैसे जीव हैं जिसमें रक्त ही नहीं है, अरे है कि नहीं बात, समझ में आ रहा ना। बहुत सारे वैसे जीवाणु वगैरह हैं, है ना, बैक्टीरिया बहुत सारे वैसे हैं, बैक्टीरिया बहुत सारे वैसे हैं। यहाँ पे अगर बैक्टीरिया उसको मान लीजिए, यहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरिया है ना। बैक्टीरिया को अगर ऐसे मारेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको काटेंगे, उसमें से कुछ रखते नहीं निकलेगा, तो बताइए किस में रखेंगे, पता नहीं चल रहा था, एनाइमा में रखे कि इनाइमा में रखे। तो अरस्तु के साथ अरस्तु साहब के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया, ये भी क्लासिफिकेशन सही नहीं था, 100% सही नहीं था। तो और वर्गीकरण का आवश्यकता पड़ा, पड़ा नहीं पड़ा। तो हुआ का, वो एक वर्गीकरण को लेकर के, है ना, एक वर्गीकरण को लेकर के हमारे सामने उपस्थित हुए, है ना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। उन्होंने 1758 ईस्वी में द्विजगत वर्गीकरण दिया। अब लेकिन कंफ्यूज रहता है कि सर ये दो जगत तो ही दे दिए अरस्तु साहब, तो फिर अब दो जगत फिर कैसे आएगा। अरे भाई, अरस्तु साहब कभी कहीं पर भी जगत का प्रयोग किए, हम अभी तक नहीं किए। तो अरस्तु साहब जो वर्गीकरण दिए, सिंपल क्लासिफिकेशन, सिंपल सजीवों को, जो जीव था उसको दो कैटेगरी में बांट दिए, कभी भी जगत शब्द का प्रयोग नहीं किए, है ना। तो द्विजगत वर्गीकरण जो सबसे पहला जो दो जगत वर्गीकरण दिए वो थे कैरोलस लिनियस साहब। जगत शब्द का प्रयोग सबसे पहले वही किए, ठीक है ना। तो इसके बाद जो आया वो आया दो जगत वर्गीकरण। इसके बाद जो वर्गीकरण आया, इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आया, वो का आया दो जगत वर्गीकरण। दो जगत वर्गीकरण, ठीक है, पढ़ेंगे। अच्छा, दो जगत वर्गीकरण कौन दिए, तो इसको द्विजगत वर्गीकरण को इसको कौन दिए भाई, तो कैरोलस लिनियस साहब ने, है ना। इस वर्गीकरण को इसे सन कितना 1758 ईस्वी में कैरोलस लिनियस के द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया, है ना, लिनियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
ठीक है जी। कैरोलस लिनियस साहब ने, है ना, दो जगत वर्गीकरण को दिया। ठीक है, क्या बोले द्विजगत वर्गीकरण में कैरोलस लिनियस साहब, ध्यान से समझिएगा। तो कैरोलस लिनियस साहब ने सिंपल जीवों को दो कैटेगरी में बांट दिया, और इनको जो बांटने का आधार था, इन्होंने जो जीवों को बांटने का आधार बनाया, वो बनाया कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। इन्होंने जो जीवों का वर्गीकरण किया वो किसके आधार पर किया? इसका जो वर्गीकरण, जो इनका जो आधार था, वर्गीकरण का आधार क्या था इनका? अगर कोई, इनका वर्गीकरण का क्या आधार था? वर्गीकरण का आधार किसको बनाए ये? तो कैरोलस लिनियस साहब ने वर्गीकरण का जो आधार बनाया कोशिका भित्ति को। किसको बनाया? कोशिका भित्ति को, या कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति को। किसको बनाया आधार इन्होंने? कोशिका भित्ति को, या कोशिका भित्ति के उपस्थिति, कोशिका भित्ति के उपस्थिति या अनुपस्थिति, इसी चीज को इन्होंने आधार बनाया। क्या? तो जो जीव में कोशिका भित्ति उपस्थित था, आराम समझिएगा, जो जीव में कोशिका भित्ति उपस्थित था उसको, आराम समझिए, जो जीव थे, यहाँ पे लिखते हैं, जो मान लीजिए जीव हैं, कोई भी जीव है ना, अभी जो जीव है जी, इसमें क्या होगा? इसमें या तो कोशिका भित्ति होगा या तो कोशिका भित्ति नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी जीव में कोशिका भित्ति उपस्थित था उसको एक कैटेगरी में रखा। आराम से समझिए, कहाँ समझाए, यहीं पे समझ लेते हैं अपन यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक रहेगा, आराम से समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई जीव है, यहाँ पे कोई जीव है ना, और इस जीव के साथ क्या होगा? अगर इस जीव में कोशिका भित्ति उपस्थित है, आराम समझिए, अगर इस जीव में क्या है? कोशिका भित्ति उपस्थित है, कोशिका भित्ति उपस्थित है, कोशिका भित्ति उपस्थित, ठीक है, और दूसरा कोशिका भित्ति अनुपस्थित, यही तो दो हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित, अब इधर से लिखते हैं थोड़ा सा, कोशिका भित्ति अनुपस्थित, कोशिका भित्ति क्या होगा? अनुपस्थित, ठीक है ना, आराम समझिए। तो जो जीव में कोशिका भित्ति उपस्थित था, कैरोलस लिनियस साहब ने उसको कहा प्लांटी जगत, है ना। जिस जीव में कोशिका भित्ति उपस्थित था उसको कैरोलस लिनियस साहब ने एक जगत में रखा, और है ना, और कौन से जगत में रखा जी? तो प्लांटी जगत में रखा। कौन जगत? प्लांटी, है ना, प्लांटी बोल लीजिए, या इसको बोलती है पादप जगत, है ना, पादप जगत। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितने भी पादप है, पादप में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, नहीं होता है? किसका कोशिका भित्ति होता है पादप में जी? तो सेलुलोज का बना होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो जितने भी पादप है उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित है। तो जितने भी जीव थे जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित था, उनको उन्होंने किस में रखा? पादप जगत में रखा। और जितने भी जीव थे जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं था, उनको इन्होंने क्या रखा? जंतु जगत में रखा। किस में रखा? जंतु जगत, है ना, जिसको इन्होंने क्या बोला? एनिमेलिया, एनिमेलियम, है ना, एनिमेलियम, ठीक है ना, जिसको उन्होंने क्या बोला? प्लांटी और का एनिमेलियम। कोई दिक्कत? अब एक बात समझिएगा, समझना क्या है यहाँ पे, बात यह है कि अगर देखा जाए प्लांटी या पादप जगत के अगर एग्जाम्पल देखा जाए कि मतलब किस किस में कोशिका भित्ति उपस्थित है ना, तो अगर पादप जगत या प्लांटी जगत में देखा जाए किसको किसको उन्होंने रखा, तो क्या पादप जगत
पादप जगत या प्लांटी। प्लांटी में उन्होंने किसको रखा, इसको अगर देखें हम तो इसमें उन्होंने किसको किसको रखा, तो इसमें उन्होंने सबसे पहले रखा नीलहरित शैवाल को, है ना। नीलहरित शैवाल जो कि बेसिकली आगे हम पढ़ेंगे मोनेरा का मतलब मोनेरा जगत का वो जीव है ना। तो प्लांटी में उन्होंने सबसे पहले किसको रखा, इसमें रखा उन्होंने नीलहरित शैवाल को, नीलहरित शैवाल को उन्होंने रखा। चलिए जी सही है। और नीलहरित शैवाल में भी यहीं पे उन्होंने एक जीव को रखा, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल को रख दिया इन्होंने। इसके अलावा इसी में एक रखा, किसको रखा जी, साइनोबैक्टीरिया को रखा, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को रखा है ना, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने किसको रखा जी, रखा उन्होंने किसको रखा, तो उन्होंने रखा क्राइसोफाइट को, क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट को उन्होंने रखा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने क्या रखा, डायनोफ्लैजिलेट को रखा, डायनोफ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट्स को रखा, है ना, डायनोफ्लैजिलेट्स, है ना। अच्छा, और किसको रखा जी, डायनोफ्लैजिलेट्स के अलावा इन्होंने किसको रखा, तो और इसमें और भी जीवों को रखा, जैसे शैवाल को रखा, एल्गी, शैवाल को रखा, और एक और लेते कवक को रखा इन्होंने इसमें, कवक, है ना। इसके अलावा इन्होंने इसमें रखा शैवाल को, शैवाल के अलावा किसको रखा, ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा। इसके अलावा किसको रखा, टेरिडोफाइटा को रखा इन्होंने, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, फाइट्स कैसे बोले, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स ना। अच्छा, इसके अलावा और किसको रखे, है ना, जिम्नोस्पर्म को रखा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, है ना, एंजियोस्पर्म को रखा, एंजियोस्पर्म को रखा। तो इन सब चीजों को इन्होंने किस में रखा जी, पादप जगत या प्लांटी में। क्लियर है। अब अगर ध्यान से आप लोग समझेंगे, ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि इसमें उन्होंने एक चीज को और रखा था और उसका नाम था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को भी उन्होंने रखा था। इसको अलग से क्यों रखा, आपको समझाएंगे इस चीज को। माइकोप्लाज्मा को भी यहीं पे रख दिया उन्होंने, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो नीलहरित शैवाल जो कि बैक्टीरिया होता है बेसिकली, है ना, उसी के साथ इसको भी चिपका दिया, क्योंकि यही का बैक्टीरिया का ही पार्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी एक तरह का बैक्टीरिया है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो थे, नीलहरित जो शैवाल को यहाँ पे रखा, उसी के साथ है ना साइनोबैक्टीरिया, इसी के साथ उन्होंने माइकोप्लाज्मा को भी रख दिया था। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा कोशिका भित्ति मतलब जंतु जगत या एनिमिलिया में उन्होंने किसको रखा, किसको रखा कोची में, जंतु जगत या फिर एनिमेलिया, एनिमेलिया, इसमें उन्होंने किसको रखा, तो जंतु जगत या एनिमेलिया में उन्होंने किसको रखा, तो सबसे पहले उन्होंने इसमें रखा किसको, किसको रखा बताइए, जितने भी जंतुएं थे उस सबको यहाँ पे रख दिया उन्होंने, जितने भी जंतुएं थे, है ना, सबको यहाँ पे रख दिया, जितने भी जंतुएं थी सभी जंतुओं को, सभी जंतुओं को यहाँ पे रखा,
है ना, समझ में आ रहा है चीजें। तो यहाँ पे जंतु जगत या एनिमेलिया में उन्हें सभी जंतुओं को रख दिया, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें और हमको समझना क्या है। अगर आप देखिएगा तो ये जो क्लासिफिकेशन था, ये भी क्लासिफिकेशन सही नहीं था। समझ में आ रहा है, जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया, ये भी क्लासिफिकेशन 100% सत्य नहीं था। क्यों सही नहीं था जी? तो इसके पीछे वजह है ना। तो अगर देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला वजह क्या था, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, पादप या प्लांटी जगत में इन्होंने नीलहरित शैवाल को रखा है ना, साइनोबैक्टीरिया को रखा, क्राइसोफाइट को रखा, डायनोफ्लैजेट को रखा। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जो नीलहरित शैवाल है ना, या जो साइनोबैक्टीरिया है, अगर इसको, इन दोनों को अगर आप देखिएगा तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है क्या, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होता है। ये दोनों है, जो नीलहरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया जो आप लोग देख रहे हैं, इन दोनों को देख रहे हैं, ये एक कोशिकीय तो होता है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय कैसा जीव होता है, वो प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स, है ना। कोई दिक्कत है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स होता है ना, कोई दिक्कत है। अच्छा, आगे अगर देखिएगा, जैसे मैं क्राइसोफाइट डायनोफ्लैजेलेट को अगर आप देखें, क्राइसोफाइट डायनोफ्लैजेलेट, ये भी एक कोशिकीय होता है, लेकिन ये दोनों यूकैरियोट्स होता है ना। कौन कौन, जो क्राइसोफाइट दिख रहे हैं, ये क्राइसोफाइट जो दिख रहा है, क्राइसोफाइट, और जो डायनोफ्लैजेलेट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, डायनोफ्लैजेलेट, ये दोनों भी है एक कोशिकीय है। ये दोनों भी क्या है, एक कोशिकीय है, लेकिन क्या है, ये एक कोशिकीय में भी क्या है, यूकैरियोट्स है, यूकैरियोटिक जीव है ना। तो क्या होता है, ये होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स है ये। समझ में आ रहा है, एक कोशिकीय क्या है, सब यूकैरियोट्स है। कौन कौन, क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजेलेट। क्लियर है चीजें जी। अच्छा, अब यहाँ पे इसको अगर देखिए, कवक को, कवक, कवक फंगस, ये जो है ना, इसमें लोचा क्या है ना, ये अपना भोजन नहीं बना सकता है ना। ये क्या है, ये परपोषी है तो पादप, इसमें कोशिका भित्ति होता है, काइटिन का कोशिका भित्ति होता है कवक में। समझ में आ रहा है ना, जो कवक होता है उसमें कोशिका भित्ति क्या होता है, काइटिन का कोशिका भित्ति होता है। तो इसमें कोशिका भित्ति तो है, लेकिन ये जो कवक है ना, कवक ये क्या है, बहुकोशिकीय होता है कवक, एक कोशिकीय नहीं होता है, ये बहुकोशिकीय होता है, लेकिन ये होता है परपोषी, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। तो ये कवक क्या है, ये है तो बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, लेकिन बहुकोशिकीय में भी क्या है, ये परपोषी है, ये परपोषी है, मतलब अपना भोजन ही खुद नहीं बना सकता है, अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है ना। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कवक फंगस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो हमारे शरीर से ही भोजन प्राप्त करता है, या फिर यह किसी सड़े गले मृत अवशेष से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन नहीं बनाता है, भिखारी है है कि नहीं बात। और जो शैवाल है ना, ये सब जो देख रहे हैं जितना भी, मतलब तो शैवाल, ब्रायोफाइट से है ना, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब बहुकोशिकीय होता है, एक कोशिकीय नहीं होता ये सब। किसको किसको, शैवाल को देख लीजिए, है ना, शैवाल के अलावा ब्रायोफाइट्स, है ना, टेरिडोफाइट्स, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी जो चीजें हैं, ये सबके सब क्या है, ये सबके सब बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय नहीं है ना। ये सबके सब क्या है, ये सबके सब है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय नहीं है। और सब क्या है, स्वपोषी है, सब बहुकोशिकीय है और बहुकोशिकीय में भी क्या है, सबके सब स्वपोषी है, अपना भोजन खुद बना सकता है ना, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है ना। अब एक बात बताइए आप, क्या जो क्लासिफिकेशन किया गया सही था क्या?
बताइए। जो ये सब भी क्या है, ये सब भी यूकैरियोटिक ही है ना। तो अब आप खुद बताइए कि जो क्लासिफिकेशन किया गया, ये क्लासिफिकेशन सही था? नहीं था। सही क्यों नहीं था? कारण समझिए। कारण ये था कि उन्होंने, मतलब कौन कौन, कैरोलस लिनियस साहब ने क्या किया, पहला तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव को एक साथ रख दिया। ये दोनों एक कोशिकीय, ये भी एक कोशिकीय, ये भी एक कोशिकीय, और ये सब बहुकोशिकीय। पहला कारण, पहला क्या था, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को एक साथ रख दिया। दूसरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक साथ रख दिया। देखिए ये प्रोकैरियोटिक है, ये सब यूकैरियोटिक, ये सब यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक साथ रख दिया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक को, है ना बात। थर्ड क्या था, जैसे स्वपोषी और परपोषी को एक साथ बैठा दिया। समझ में आ रहा है चीजें? तो मतलब क्या था कि जो क्लासिफिकेशन था वो सही नहीं था, क्योंकि कैरोलस लिनियस साहब ने क्या किया, एक कोशिकीय बहुकोशिकीयों को भी एक साथ रख दिया, स्वपोषी परपोषी को भी एक साथ रख दिया, और प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक जीव को भी एक साथ रख दिया। तो बताइए सही है? नहीं, सही नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन सही नहीं था। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा है ना ड्रॉबैक कब आया, जब उन्होंने माइकोप्लाज्मा को, जब उन्होंने किस में रखा, माइकोप्लाज्मा को जब उन्होंने किस में रखा, इसमें पादप जगत या प्लांटी में जब उन्होंने रखा, तब सबसे बड़ा ड्रॉबैक आया। क्यों आया भाई, क्या कारण था? तो ड्रॉबैक आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो माइकोप्लाज्मा होता है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, सब में कोशिका भित्ति होता है, सब बैक्टीरिया में, है ना, नीलरी सेवा साइनोबैक्टीरिया सब जो भी है, सब में कोशिका भित्ति होता है। समझ में आ रहा है चीजें? लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति इसमें अनुपस्थित होता है। और कोशिका भित्ति अनुपस्थित होने के बावजूद भी इन्होंने माइकोप्लाज्मा को किसके साथ बैठा दिया, है ना, बैक्टीरिया के साथ बैठा दिया, यहीं पे रख दिया, प्लांटी जगत में ही रख दिया। तो बताइए सही था क्या? नहीं था। जो माइकोप्लाज्मा होता है, इसमें इसमें क्या, इसमें जो होता है ना, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होता है ना। बाकी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उस सब में क्या होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। क्लियर है चीजें? तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक लेके आया। क्लियर है चीजें? हाँ। बाकी जंतु जगत में कोई दिक्कत नहीं था, जंतु जगत में सब जंतुओं को रखा, और जितने भी जंतु होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सबके सब परपोषी होते हैं। तो इसमें और कोई दिक्कत नहीं था। और इसमें, है ना, परपोषी क्या होता है, जंतु जितने भी होते हैं वो सब में क्या होता है, कोशिका, कहने का मतलब कोशिका भित्ति उसमें पाया नहीं जाता है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने रखा है ना, यहाँ पे जो भी रखा सभी जंतुओं को, तो ये बिल्कुल सही था, इसमें कोई तकलीफ नहीं था। क्लियर है चीजें? अच्छा, अब आगे अगर बात करें, अगर इस थ्योरी का मतलब, ये जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, इस क्लासिफिकेशन का, इस वर्गीकरण का अगर हम ड्रॉबैक लिखें, ड्रॉबैक मतलब इसके असफल होने का अगर कारण लिखें, ये जो सिद्धांत है, ये वर्गीकरण जो रहा, वर्गीकरण असफल रहा, तो इसका कारण अगर लिखें, है ना, मतलब इस वर्गीकरण के, इस वर्गीकरण के वर्गीकरण के असफलता, असफलता के कारण, इस वर्गीकरण के असफलता के कारण क्या क्या कारण था? सबसे पहला वही कारण था कि एक कोशिकीय, है ना, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीयों को एक साथ रख दिए। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला कैरोलस लिनियस साहब ने, है ना, सबसे पहला क्या था, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीवों को, जीवों को एक साथ रखा, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रखा, सबसे पहला ड्रॉबैक ही रहा।
जो कि नहीं रखना चाहिए था उनको। पहला क्लियर है। सेकंड उन्होंने क्या किया, सेकंड गलती क्या था, सेकंड गलती ये था कि उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक साथ बैठा दिया, है ना। तो दूसरा ड्रॉबैक क्या था, दूसरा था कि है ना प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स को एक साथ रखा। दूसरा क्या था, प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स को एक साथ रखा, भी एक बड़ा ड्रॉबैक था। सेकंड, प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया ये, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा तीसरा ड्रॉबैक क्या रहा, तीसरा क्या कारण रहा, तीसरा कारण ये रहा कि इन्होंने क्या किया है, स्वपोषी और परपोषी को एक साथ बैठा दिया, है कि नहीं बात। तो तीसरा क्या रहा, स्वपोषी स्वपोषी एवं परपोषी एवं परपोषी को एक साथ रखा। तो तीसरा ड्रॉबैक ये था। तो इन तीन कारणों की वजह से जो वर्गीकरण था असफल रहा, है कि नहीं बात। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो हम बता दिए कि माइकोप्लाज्मा जो कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होता है, और कोशिका भित्ति नहीं होने के बावजूद भी इनको मतलब माइकोप्लाज्मा को इन्होंने किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ प्लांटी जगत में रख दिया, है ना, है ना। सबसे बड़ा ड्रॉबैक कब आया, तो इन्होंने एक बात यहाँ पे लिख देते हैं कि किसके बारे में, माइकोप्लाज्मा 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 एक ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होता है, होता है ना। तो माइकोप्लाज्मा जो है ना एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कोशिका भित्ति जो है उपस्थित नहीं होता है ना। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इसे सभी बैक्टीरिया के साथ पादप जगत में रखा, पादप जगत में रखा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो माइकोप्लाज्मा देख रहे हैं, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा जिसमें कोशिका भित्ति तो होता ही नहीं होता है ना। और माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने माइकोप्लाज्मा को यहाँ पादप जगत या प्लांटी के साथ बिठा दिया, जबकि उन्होंने खुद बोला था कि पादप जगत या प्लांटी में केवल वही जीव रहेंगे जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होगा। लेकिन इन्होंने माइकोप्लाज्मा को यहीं पे बैक्टीरिया के साथ बैठा दिया, है ना, प्लांटी जगत में या पादप जगत में, है ना। तो उन्होंने अपना बात को तो खुद काट दिया, वो अपना बात पर तो खुद स्टेबल नहीं रहे, क्योंकि अगर माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होता है तो इसको आपको तो यहाँ रखना चाहिए था, है ना, जंतु जगत या फिर एनिमिलियम में। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पे बैठा दिया, तो उन्होंने अपना बात तो खुद काट दिया ना।
है कि नहीं बात। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। अच्छा एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जंतु जगत में सभी जंतुओं को तो रखा, इसके साथ साथ इसमें एक चीज और आया, जितने भी प्रोटोजवा जो थे वो सबको यहाँ पे रखा। प्रोटोजवा प्रोटोजवा को भी यहाँ रखा, है ना। प्रोटोजोवा जो होता है शायद, हाँ प्रोटोजवा जो होता है सबको यहाँ रखा गया। तो जंतु जगत में सभी जंतुओं को रखा गया, क्योंकि जंतु जितने भी जंतु हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, और जितने भी प्रोटोजवा जो हैं उनमें भी कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, इसलिए उनको जंतु के कैटेगरी में रख दिया गया। क्लियर है चीजें जी। तो ये था अपना क्या क्लासिफिकेशन किसका, कैरोलस लिनियस साहब का। और ये क्लासिफिकेशन असफल रहा। असफल क्यों रहा, आपको इसका कारण समझ में आया। अब आप खुद सोचिए कि अगर इस क्लासिफिकेशन को हमको सही करना है, इस वर्गीकरण को सही करना पड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव को अलग करना पड़ेगा, और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको शारीरिक संरचना लेना पड़ेगा आधार। हमको आधार के रूप में क्या लेना पड़ेगा, शारीरिक संगठन लेना पड़ेगा। जैसे ही हम आधार शारीरिक संगठन को बनाएंगे तो एक कोशिकीय जीव को एक तरफ और बहुकोशिकीय जीव को एक तरफ, है ना। अच्छा हमको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग करना है। प्रोकैरियोटिक जो जीव है या यूकैरियोटिक जो जीव है उनको अलग करना है, तो क्या करेंगे, हम कोशिकीय संरचना आधार लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे जी। जैसे हम कोशिकीय संरचना को आधार बनाएंगे तो जो भी जीव होंगे जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा उसको एक तरफ रख देंगे, और जो जीव होंगे जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका होगा उसको एक तरफ रहेंगे। तो प्रोकैरियोट्स एक तरफ, यूकैरियोट्स एक तरफ। और अगर हमको स्वपोषी और परपोषी को अलग अलग करना है तो क्या करेंगे, हम पोषण के प्रकार को लेंगे, है ना, जिनमें पोषण खुद से होता है, स्वयं जो पोषण करते भोजन करते हैं बनाते हैं उसको एक तरफ कर देंगे, वो स्वपोषी की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं उसको एक तरफ कर देंगे, वो परपोषी में आ जाएंगे, है कि नहीं बात। तो ये सब हमको करना पड़ेगा, तब जा करके हमारा जो क्लासिफिकेशन वो सही होगा। और आर.एच. विटेकर साहब जो 5 जगत वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे, 5, इसके बाद 3 जगत वर्गीकरण भी आया, 4 जगत वर्गीकरण, 2 जगत वर्गीकरण है ना, इसके बाद 3 जगत वर्गीकरण आया, है ना। 3 जगत वर्गीकरण को लेकर के आए अर्नेस्ट हेकल साहब, है ना। उसके बाद 4 जगत वर्गीकरण आया कोपलैंड के द्वारा दिया गया, और फिर 5 जगत वर्गीकरण आया जो कि दिया गया किसके द्वारा, आर.एच. विटेकर साहब के द्वारा। और उन्होंने ही मतलब जो वर्गीकरण दिया अब तक वही वर्गीकरण को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो वर्गीकरण दिया उन्होंने क्या किया, ये तीनों को अलग अलग कर दिया। सबसे पहला जो उन्होंने आधार बनाया, सबसे पहला आधार ही बनाए थे वो किसको बनाए थे, कोशिकीय संरचना को सबसे पहला आधार बनाए थे वो। और जैसी कोशिकीय संरचना को उन्होंने आधार बनाया प्रोकैरियोटिक एक तरफ, यूकैरियोटिक एक तरफ, उसके बाद उन्होंने दूसरा मापदंड लगाया, दूसरा आधार बनाया शारीरिक संगठन को। और शारीरिक संगठन को जैसे ही आधार बनाया तो क्या हो गया, क्या हुआ, क्या एक कोशिकीय एक तरफ और बहुकोशिकीय एक तरफ। और तीसरा जो उन्होंने आधार बनाया वो पोषण के प्रकार को आधार बनाया, एक परपोषी एक तरफ और स्वपोषी एक तरफ। इस तरह से आर.एच. विटेकर साहब का 5 जगत वर्गीकरण जो है उसको अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और उस सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप लोग नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।